ये सेशन भाई आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये आपका नोडल एनालिसिस इन एसी सर्किट और नेटवर्क थ्योरी का भाई ये आपका सेकंड लेक्चर है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में भाई मैंने आपको ऑपरेटर जे का कॉन्सेप्ट समझाया था। यानी अगर हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें या फिर कहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें भाई, तो हम लोग यहाँ पे जे लिख रहे थे, है ना। इसको जब भी हम लोग लिखेंगे तो जे इंटू एक्सएल लिख रहे थे और एक्सी को जब भी लिखेंगे तो माइनस जे इंटू एक्सी लिख रहे थे। सही बात है। और हम लोग को पता है कि भाई एक्सएल का वैल्यू होता है 2 पाई एफ एल, है ना। तो एक्सएल हम लोग 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं और 2 पाई एफ मेरा ओमेगा होता है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जे वैसे का वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। वही अगर हम लोग यहाँ पे एक्सी की बात करें तो भाई माइनस जे ऐसे कैसे ही रहेगा, एक्सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी और 2 पाई एफ सी की जगह अगेन हम लोग ओमेगा पुट कर सकते हैं। यानी ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस जे, यानी माइनस जे ही होगा और नीचे में हो जाएगा ओमेगा इंटू सी। तो भाई यहाँ पे ये जो जे हम लोगों ने यूज़ किया है या फिर कहीं यहाँ पे हम लोगों ने माइनस जे जो यूज़ किया है, इसका क्या मतलब निकलता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आज के सेशन भाई हम लोग नोडल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में आपका जो फेजर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, खासकर आपका जैसे पोलर फॉर्म दिया हुआ है, पोलर फॉर्म कहना मतलब क्या, अगर आपका आर एंगल थीटा के फॉर्म में दिया भाई तो इसको आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म या फिर कहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, यानी इस तरीके से a प्लस जे बीटा के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। या फिर कहीं अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया भाई तो यहां से हम लोग को फिर से आर एंगल थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करें, जैसे मान लेते भाई आपका पोलर फॉर्म दिया हुआ है आर एंगल थीटा, तो भाई इसको अगर मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आर, यहाँ पे हम लोग जे लगाते हैं, जे इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो अगर हम लोग आर कॉमन ले ले भाई तो आर मेरा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। क्लियर हुआ। तो ये ओवरऑल क्या मिल जाएगा, एक रियल कंपोनेंट और एक इमेजिनरी कंपोनेंट। या फिर यहीं पे आप देख सकते हैं भाई ये मेरा रियल कंपोनेंट बनेगा और इसके आगे जे लगा, इसका मतलब क्या, मेरा इमेजिनरी कंपोनेंट बनेगा। और वही अगर हम लोग के पास मान लेते भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मान लेते भाई a प्लस जे बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आर एंगल थीटा के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, यानी पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले ये आर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है भाई। ठीक है, तो अगर हम लोग आर की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पे एंगल की बात करें, एंगल भी तो बनेगा, तो जो एंगल होता है ये होता है आपका tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या भाई, बी अपॉन रियल पार्ट, यानी बी अपॉन ए हो जाएगा भाई। ओके ना। तो ये बेसिक सा कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भाई आपको एसी नेटवर्क में दिक्कत नहीं होगा। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा भाई मैं यहाँ पे रिवीजन करवाऊंगा, जैसे नोड क्या होता है, क्योंकि नोड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप भाई नोडल अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो कि हम लोग का डीसी नेटवर्क थ्योरम था भाई, इसमें हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन किया गया है। अब जो जो हम लोग को यहाँ पे जरूरत है भाई उसी को हम लोग पढ़ेंगे, बाकी अगर आपको नहीं पता है तो भाई वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नोड की बात कर रहे हैं भाई। तो नोड के बारे में क्या लिखता है कि भाई यहाँ पढ़िए, अ नोड ऑफ अ नेटवर्क। सबसे पहले भाई आप समझिए नेटवर्क का क्या मतलब होता है, या फिर सर्किट से आप क्या समझते हैं पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भाई नेटवर्क का क्या मतलब है। तो समझिए, अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें भाई, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मान लेते हैं आप बल्ब जला रहे भाई, तो बल्ब जलाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक जैसे मान लेते हैं फिलामेंट वाला बल्ब, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग का फिलामेंट बल्ब है या फिर कहीं इनकैंडेसेंट लैंप है। अब इसको जलाने के लिए भाई हम लोग क्या चाहिए, वायर चाहिए, है ना। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, स्विच से कनेक्ट करेंगे प्लस माइनस, या फिर एसी या डीसी जिससे भी चलाएंगे भाई चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है। तो क्योंकि रियल लाइफ में तो आपको इस तरीके का दिख रहा है कि भाई बल्ब जल रहा है, लेकिन अगर मुझे इसको स्टडी करना है, कहने मतलब क्या कि भाई ये वोल्टेज कितना, मतलब ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, या फिर कहिए इस बल्ब के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, या फिर कहिए उस रेजिस्टेंस के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये सब पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बल्ब को या फिर कहिए जो हम लोग का ये एक
मतलब इक्विपमेंट है, फिर जो डिवाइस है भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो इसको स्टडी कर पाएंगे। तो हम लोग को पता है इस बल्ब के अंदर क्या है भाई, फिलामेंट है, तो उस फिलामेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि बल्ब जब भी आप खरीदेंगे तो भाई इसका रेटिंग दिया रहता है ना, वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं आपका वोल्टेज रेटिंग है 200 वोल्ट और पावर रेटिंग मान लेते भाई आपका 100 वोल्ट, तो सीधी सी बात है यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग को पता है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो भाई यहाँ से आर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो अगर हम लोग वोल्टेज देखें तो भाई कितना हो जाएगा, 200 गुना 200 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 बार में चला जाएगा, ये 400, यानी हम लोग का ये जो बल्ब है भाई 100 वाट का, इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, 100 ओम, सॉरी 400 ओम। ओके, तो इस बल्ब को मैं यहाँ पे एक 400 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ, और बाकी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखा देते भाई कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सोर्स कनेक्ट किया हुआ प्लस माइनस। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक तरीके से नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्योंकि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बन चुका है भाई, तो इसके अंदर जो भी हम लोगों को कैलकुलेशन करना हो, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, पावर कंजम्पशन निकालना है, फिर कहीं वोल्टेज अगर मैं घटाता हूँ बढ़ाता हूँ भाई, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना पावर कंज्यूम होगा, है ना, ये सब हम लोग स्टडी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग भाई जैसे एडवांस सब्जेक्ट की बात, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग का जैसे ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर हो गया आपका भाई, डीसी मोटर हो गया, या फिर कहिए डीसी जनरेटर हो गया, या फिर कहिए सिंक्रोनस मशीन में आपका सिंक्रोनस मोटर और फिर सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, इंडक्शन मशीन में इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर हो गया भाई। तो इनको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं ना भाई। ऐसा थोड़ा ना कि मोटर हमेशा हम लोग बनाते रहते हैं, इस तरीके का मोटर है ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे डीसी मोटर की बात करें भाई, इसमें आर्मेचर कॉइल दिखाया जाता है, फिर फील्ड वाइंडिंग दिखाया जाता है, फील्ड वाइंडिंग चलते रेजिस्टेंस, आर्मेचर कॉइल के चलते जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो, है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को अगर आपको स्टडी करना है तो भाई जो रियल लाइफ में आप देख रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर, उससे हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, उसको हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, एक नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं भाई। क्लियर हुआ। तो नेटवर्क का मतलब सीधे सीधे समझिए कि भाई एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को, या फिर कहिए मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हो भाई, फिर चाहे छोटा से छोटा बल्ब हो सकता है, फिर कहिए हैवी से हैवी मशीन हो सकता है, उसको हम लोग नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। तब आते हैं कि भाई ये जो भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जैसे जंक्शन हो गया, ब्रांच हो गया, नोड हो गया, है ना, लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर, ये सब किसका टर्म है, ये पूरा का पूरा हम लोग नेटवर्क के अंदर ये टर्म्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोड की अगर बात करें भाई, तो नोड का यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, देखा ना, अ नोड ऑफ अ नेटवर्क इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एट विच 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर ज्वाइंट। सर्किट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं भाई, सर्किट एलिमेंट्स में जैसे आपका बैटरी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, यही सब तो एलिमेंट्स लगे होते हैं भाई, क्योंकि अभी ये डीसी नेटवर्क है तो उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और ये बैटरी से दिखाया गया। लेकिन वो एसी में आएंगे तो भाई आपका जो सर्किट एलिमेंट होगा क्या हो सकता है, इंडक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है ना, आपका वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। तो अब समझिए कि भाई एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक सर्किट एलिमेंट्स जुड़े होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें भाई, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का एक ये एंडिंग हो गया, एक ये एंडिंग हो गया। यहाँ पे देखिए ये एक मेरे पास बैटरी है, तो इसका भी भाई एक ये एंडिंग हो गया, एक ये एंडिंग हो गया। तो समझिए भाई ये जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट यहाँ पे लिखा हो भाई, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस का टर्मिनल और एक बैटरी का टर्मिनल जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा हुआ है बोलिए। तो इस लाइन को पढ़िए, एट विच 2 और मोर देन 2, है ना भाई। तो यहाँ पे देखिए 2 सर्किट एलिमेंट जुड़े हुए ना, ए पॉइंट पे आपका R1 और एक बैटरी जुड़ा हुआ है E1। इसका मतलब क्या हुआ, ए मेरा क्या है, ये नोड कहलाएगा भाई। क्लियर हुआ। उसी तरीके से अगर आप यहां पे आते भाई, जैसे मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे देखिए R3 का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ और एक E2 का टर्मिनल जुड़ा हुआ, इसका मतलब सी भी मेरा नोड है। अगर हम लोग बी की बात करें तो बी पे देखिए भाई आपका R1 का एक टर्मिनल, R2 का एक टर्मिनल और एक R3 का टर्मिनल, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक नोड कहलाएगा, क्योंकि भाई 2 से अधिक या फिर मिनिमम 2 होने चाहिए भाई। ठीक है, 2 से अधिक रहेगा वो भी आपका नोड कहलाता है। उसी तरीके से अगर आप इस डी पॉइंट की बात करते हैं तो भाई देखिए इस R2 का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, E1 का एक टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर E2 का एक टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक नोड कहलाएगा भाई। तो इस सर्किट के अंदर कितने नोड हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो वही यहाँ पे अगर आप देखते हैं Thus in figure 3.1 the circuit element, ये तो बताया भाई। अब देखिए कितने नोड हो गए, बी नोड है, सी नोड है, डी नोड है और एक ए नोड है। ठीक है भाई, तो ये नोड का डेफिनेशन होता है भाई। उसी तरीके से अगर हम लोग जंक्शन की बात करें, है ना, जंक्शन हो गया, ब्रांच हो गया, लूप हो गया। जैसे लूप की अगर बात करें, लूप का मतलब क्या है, वैसा लूप जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते भाई। एक ये लूप हो गया, एक ये लूप हो गया, फिर अगर आप
मतलब मेस का डेफिनेशन है। मेस का मतलब क्या होता है, वो लूप जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम लोग मेस कहते हैं, है ना। तो भाई ये एक मेस हो गया क्योंकि भाई इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक ये मेस हो गया है ना, इसमें 2 मेस हैं। वही अगर हम लोग लूप की बात करें फिर तो लूप इसमें अगर आप देखते हैं भाई एक लूप हो गया, दूसरा लूप हो गया, फिर एक ये बाहर से बनेगा, ये 3 लूप हो गया। क्लियर हुआ। तो ये सब डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भाई आप एसी नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो ये सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया ना लूप, तो भाई कोई भी क्लोज्ड पाथ जो होता है किसी भी नेटवर्क का उसको हम लोग लूप कहते हैं। तो उस वाले सर्किट में यानी अभी जो हम लोग सर्किट देखा भाई उसमें 3 लूप बनेंगे, है ना, इस तरीके का था ना। तो भाई एक लूप ये बना, एक लूप ये बना और एक लूप बाहर का बना। मेस की बात करें मतलब वो लूप जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग मेस बोलते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए एक ये मेस बनेगा क्योंकि आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये अपने आप में और टूट नहीं सकता है, ये भी एक मेस हो गया भाई। क्लियर हुआ। बाकी फिर इसमें कुछ है नहीं, इधर तो आपको पता ही होगा ये सब जो लिखा हुआ है। पैसिव एलिमेंट मतलब क्या है, जिसका अपना खुद का कोई सोर्स नहीं होता है, जैसे आपका इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। बायलेटरल मतलब दोनों तरफ से जो करंट फ्लो होता है भाई। नॉन लीनियर सर्किट, लीनियर सर्किट, है ना। तो लीनियर सर्किट भाई अब इसमें आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा, इसमें आपका नॉन लीनियर जैसे आपका डायोड ये सब आ जाएगा, है ना, उसको नॉन लीनियर सर्किट बोलते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए भाई नोड का डेफिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए, नोड क्या कहलाता है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डीसी का डेफिनेशन पढ़िए, यानी जब आप डीसी में नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे, जैसे देखिए भाई ये एक नेटवर्क बना हुआ है, तो इसको आप यानी इस नेटवर्क को आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। केवीएल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मेस अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं और केसीएल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नोडल एनालिसिस में ध्यान दीजिएगा, नोडल एनालिसिस में भाई हम लोग केसीएल को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नोडल किन के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, या फिर किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके लिए जिनको भाई केवीएल इक्वेशन लिखने में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, फिर कहीं प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा गलती होता है। तो सीधी सी बात है भाई, आप नोडल एनालिसिस के ऊपर एक तरीके से पूरा फोकस कीजिए। नोडल एनालिसिस भाई इतना इंपॉर्टेंट टूल है ना कि भाई किसी तरीके के नेटवर्क को आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत कम बनता है। जैसे ये जो नेटवर्क है इसको आप मेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी मेस एनालिसिस। इसमें अगर आप देखते हैं एक मेस, दूसरा मेस, तीसरा मेस, यानी 3 मेस है भाई। तो सीधी सी बात है यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेंगे केवीएल के, एक इसके चलते, एक इसके चलते, एक इसके चलते। तो 3 इक्वेशन बनेगा, तीनों को फिर सॉल्व करना पड़ेगा, काफी चैलेंजिंग हो जाएगा, है ना। तो बेटर है भाई कि आप मेस ये सब ना लगा करके आप सीधे सीधे नोडल एनालिसिस को एक तरीके से सीख लीजिए। ये सर्किट आपका नोडल से भाई, क्योंकि एक ये नोड बनेगा, एक ये नोड बनेगा, 2 इक्वेशन में आपका ये पूरा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ। I1, I2, I3 आप इजिली निकाल सकते हैं। तो नोडल के ऊपर आप पूरा फोकस कीजिए। ओके, एसी नेटवर्क हो या फिर डीसी नेटवर्क भाई कभी भी आप फंसीएगा नहीं, अब बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा ये। तो वही लिखा है ना कि भाई ये जो फिगर है, आगे का फिगर दिखाया गया हो, तो बोल रहा है ना इस यहाँ पे जो ब्रांच में करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला भाई, इसको हम लोग मेस करंट इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर कहीं हम लोग केवीएल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन हम लोग पास एक और दूसरा मेथड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं नोडल एनालिसिस। मतलब एक सर्किट को सॉल्व करने का भाई आपके पास मल्टीपल वे होता है, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एक तरीके से आप पसंद करते हैं, क्योंकि भाई ये सेमेस्टर का एग्जाम थोड़ा ना कि भाई आपसे सिर्फ लिख दिया कि भाई मेस के थ्रू आपको सॉल्व करना, तो मेस अप्लाई करके ही सॉल्व करना। आपको तो भाई एग्जाम में बस आंसर चाहिए ना, तो आंसर के लिए आप जो आपका फेवरेट मेथड है भाई इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा जो फेवरेट है भाई वो तो नोडल एनालिसिस है ना। तो एक बार आप सीखे, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। इस वाले सर्किट की बात हो रही है भाई, ठीक है ना, 3.20। तो इसमें देखिए सबसे पहले अब यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो नोडल एनालिसिस में भाई जो फर्स्ट स्टेप होता है कि भाई हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल नोड ढूंढना होता है। प्रिंसिपल नोड का मतलब वैसा नोड जहां पे भाई एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स आकर के जुड़े हुए हो, 3 एलिमेंट्स भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर नोड देखें तो ये भी एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बैटरी और एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये भी एक नोड है, सी पॉइंट है ना, R3 और एक E2 जुड़ा हुआ है, D भी मेरा नोड है, ठीक है भाई। तो हम लोग प्रिंसिपल नोड उसको बोलते हैं जहां पे एटलीस्ट 3 जो सर्किट एलिमेंट्स है वो जुड़े होने चाहिए भाई, ठीक है ना। तो हम लोग का देखिए B पॉइंट है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल नोड बोलेंगे भाई, ठीक है। इसको अगर हम लोग प्रिंसिपल नोड बोल दिया तो भाई नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस नोड बोला जाता है। ओके, तो ये सब वर्ड पे आप एक तरीके से ज़्यादा मतलब डरिए नहीं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा कहना है क्या मतलब है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, एसी नोडल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया।
और मेन ये है भाई आपका कन्वर्जन वाला, ठीक है। और एक आपका एमसीक्यूज के हिसाब से क्वेश्चन बना है, ठीक है भाई, कि जब भी आप नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितना बनता है। तो पहले भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इस पॉइंट के ऊपर आएंगे भाई n-1 का यहाँ पे क्या मतलब है। ओके, तो अभी देखें यहाँ पे लिखा ना, प्रिंसिपल नोड को हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है, प्रिंसिपल नोड, फिर हम लोग का एक रेफरेंस नोड क्या होता है समझ में आएगा। हम लोग आ रहे भाई सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नोडल का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई आपका एक ट्यूटोरियल प्रॉब्लम था तो भाई इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। यानी इस तरीके का अगर आपके पास सीरीज सर्किट है, उसमें आपका इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस या फिर एक एसी सोर्स लगा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, है ना, इस तरीके के सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग सीधे केवीएल लगाएंगे। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने सॉल्व किया था ना इस तरीके नेटवर्क, देख ये था आपका लास्ट वाले सेशन में, यहाँ पे है ना, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल लगा करके हम लोगों ने यहाँ पे करंट का वैल्यू निकाला था भाई। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, एक बार एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके का कभी भी नेटवर्क हो भाई, खासकर एसी नेटवर्क, तो आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है भाई इसी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए भाई केवीएल लिखना हम लोग को, तो हम लोग को पता है भाई ये मेन वोल्टेज है, यानी प्लस माइनस ले रहा है, तो माइनस से प्लस जा रही है 100, या फिर इसको सीधे सीधे V लिखते हैं भाई, मान लेते हैं V वोल्ट है, V माइनस, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप हो जाएगा I इंटू R माइनस, इसके चलते हम लोग का XL मिलेगा, इसके चलते हम लोग का XC मिलेगा। XL को हम लोग JXL लिखते हैं, XC को हम लोग माइनस JXC लिखते हैं भाई, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो V माइनस I इंटू R माइनस, यहाँ पे पहले देखिए, पहले हम लोग XL लिख रहे हैं, फिर माइनस I इंटू XC हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे एक स्टेप में कर रहे हैं, I इंटू R माइनस I इंटू XL की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू क्या होता है JXL ना, तो J को मैं आगे ले रहा हूँ और XL को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस I और यहाँ पे XC है भाई, तो XC का वैल्यू क्या होता है माइनस JXC होता है, ये एक्चुअल वैल्यू होता है इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में V माइनस I इंटू R माइनस J इंटू I इंटू XL माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा J इंटू I इंटू XC इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब हम लोग भाई यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि XL और XC का वैल्यू दिया नहीं है, तो इंडक्टेंस का वैल्यू है ना भाई, और ये कैपेसिटेंस का वैल्यू है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे XL की बात करें, XL इक्वल टू क्या होता है 2πfL। और यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें भाई, ये क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, जो VT दिया हुआ है क्या है 100, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू है साइन, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा टी, ओमेगा वैल्यू क्या होता है 2πf, यानी 2πf के जगह मेरा यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसे कंपेयर कीजिए, टी से पहले क्या था ओमेगा, ओमेगा वैल्यू क्या था 2πf, यानी ये है मेरा 1000। तो 2πf का वैल्यू भाई 1000 हो जाएगा। L का वैल्यू कितना है 2 मिली, मिली का मतलब क्या 10 का पावर माइनस 3 नीचे आ जाए, 1000 नीचे आ जाता, कट जाएगा, इसका मतलब कितना हुआ 2 ओम हुआ भाई, XL का वैल्यू 2 ओम हुआ। उसी तरीके से हम लोग XC की बात करें, क्या होता है 1/2πfc, तो भाई हम लोग का 2πf का वैल्यू कितना है 1000, C का वैल्यू कितना है 20 माइक्रो है, माइक्रो मतलब क्या ऊपर चला जाएगा 10 का पावर 6, यानी 1000 गुना 1000, 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 2 से यानी 50 आएगा भाई, 50 ओम। XC का वैल्यू 50 ओम, तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। और V भाई देखिए यहाँ पे इक्वेशन में दिया तो मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं, अगर वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू लेके चल रहा है तो करंट आएगा उसको भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा, फिर हम लोग इक्वेशन में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 100 माइनस I, तो मेरे को निकालना है भाई I इंटू R का वैल्यू कितना है 12 ओम, माइनस J I, XL का वैल्यू अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने 2 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 इंटू I प्लस J, XC का वैल्यू कितना है आपका 50, यानी 50I इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई 100 माइनस I कॉमन है, क्योंकि इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, तो भाई माइनस I अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 12, माइनस तो बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस J2, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका भाई J50 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, I हम लोगों ने कॉमन लिया भाई। अब देखिए 100 माइनस I, यहाँ पे देखिए दोनों इमेजिनरी पार्ट है, तो 50 में से 2 घटेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस
48 यानी J48 इक्वल टू 0। अब हम लोग भाई इस 100 को उधर भेज रहे हैं, तो माइनस आई क्या हो जाएगा 12 माइनस J48, और ये हो जाएगा भाई इधर आएगा तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 100। तो भाई माइनस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 100 डिवाइडेड बाई ये टर्म नीचे आ जाएगा 12 माइनस J48, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 12 माइनस J48। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डिवीजन करना भाई, तो मैंने आपको बताया था डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, है ना, हम लोग को हमेशा किस में रखना पड़ता है, पोलर फॉर्म में रहना पड़ता है भाई, पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला तो भाई पोलर फॉर्म में है, मतलब क्योंकि इसका एंगल 0 है ना, कुछ नहीं तो भाई एंगल 0 है एक तरीके से। या फिर अब देखिए वोल्टेज का भाई यहाँ पे 100 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के बाद कुछ एंगल नहीं डला हुआ है ना, समझिए यहाँ पे कुछ एंगल होता तब ना, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0, इसका मतलब क्या, रेफरेंस पे भाई यानी एक्स एक्सिस पे रखा हुआ एक तरीके से, क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग को इस वाले टर्म को सिर्फ और सिर्फ पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले यानी आर एंगल थीटा के फॉर्म में निकालना है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। अब बोलिएगा यहाँ पे तो माइनस 48 है, भाई माइनस 48 का भी स्क्वायर कीजिएगा ना, तो अगेन क्या मिलेगा, प्लस ही तो मिलेगा स्क्वायर करने के बाद, क्लियर हुआ। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो भाई सीधे सीधे प्लस या माइनस में हमेशा सीधे प्लस लिखना भाई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे भाई, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम लोग का मैग्नीट्यूड आएगा एक मिनट भाई, 12 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 49.47। और अगर हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल क्या होता है, tan इनवर्स, यहाँ पे अब हम लोग को माइनस लेके चलना पड़ेगा, माइनस यानी इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस 48/12 कितना हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा ना, यानी tan इनवर्स 4 माइनस 4 होगा ना भाई, एक वहाँ पे ऊपर में माइनस है, यानी ये आ जाएगा भाई आपका मैग्नीट्यूड तो आ गया 49.47, एंगल हो जाएगा आपका माइनस 75.9, यानी इसको हम लोग 76 बोल सकते हैं, 76। तो यहाँ पर डालते हैं भाई वैल्यू, ऊपर में तो वैसा वैसे रहेगा 100 एंगल 0, और इसका आ गया मैग्नीट्यूड 49.47 और एंगल हो गया भाई माइनस 76। तो इसको सॉल्व करते हैं, नहीं 100 को सबसे पहले डिवाइड करना है, 100 डिवाइडेड बाय 49.47, ये आ जाएगा आपका 2.02, और ऊपर में जाएगा तो भाई एंगल प्लस हो जाएगा, यानी सीधे सीधे एंगल कितना हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा भाई। ये आ गया भाई मेरा आई का वैल्यू। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू रखा हुआ है, तो जो करंट आएगा भी क्या आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा भाई। तो मुझे अगर इक्वेशन में लिखना हो तो भाई जो मेरा करंट बनेगा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2.02, और साइन ओमेगा टी कितना था आपका, ओमेगा यानी 1000 टी, और प्लस क्योंकि भाई ये एंगल आ गया ना वोल्टेज से भाई कितना 76 डिग्री लीड कर रहा है भाई, तो ये मेरा एक्चुअल करंट आया। तो इस तरीके से भाई आपको सॉल्व करना है। ओके, अब हम लोग नोडल एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये तो हम लोगों ने कर लिया बेसिक क्वेश्चन, और ज़्यादा चांस है भाई कि इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ना बिना कैलकुलेटर का आपका बनेगा ही नहीं। इसलिए आप देखिएगा जो आपका जेई लेवल का एग्जाम होता है भाई, उसमें एसी नेटवर्क का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो सब पूछा जा सकता है, जैसे नोडल एनालिसिस में भाई कितने इक्वेशंस बनते हैं, मेश में कितने इक्वेशंस बनते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। लेकिन भाई इस तरीके का नहीं दिया जाए, क्योंकि बिना कैलकुलेटर का आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अब आते हैं भाई इस वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखिए ये है ना 2.0 समथिंग आया, तो ओवरऑल इसको 2 मान लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते भाई, लिखा है ना यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिटरमाइन द करंट, यानी यहाँ पे बोला भाई केवीएल लगाइए आप, केवीएल लगा के इसको सॉल्व किया। अब जरूर नहीं भाई, देखिए इसको मैं मेश से भी सॉल्व कर सकता था, केवीएल इक्वेशन लगा भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन भाई इसको मैं अपने नोडल एनालिसिस सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब नोडल क्या होता है यहीं से हम लोग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई हम लोग को प्रिंसिपल नोड ढूंढना है। प्रिंसिपल नोड मतलब वो वैसा नोड जहाँ पे एटलीस्ट 3 एलिमेंट जुड़े हों। तो ये वाला हो गया भाई, इसको मान लेता हूँ ये मेरा नोड ए, ओके। और इसको मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड क्या होता है कि इसको हम लोग 0 पोटेंशियल मानते हैं, ठीक है। इसको ग्राउंड कर दें, 0 वोल्ट है मेरा। अब जो आपका नोड ए है भाई, जिसको हम लोग प्रिंसिपल नोड बोल रहे हैं, अब जैसे बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो बुक में अलग अलग स्टेप दिया रहेगा भाई, लेकिन अभी जो मैं स्टेप फॉलो करूंगा उसी को आपको फॉलो करना।
आपने यहाँ पे प्रिंसिपल नोड माना तो इसको हमेशा हायर पोटेंशियल मानना भाई। हायर पोटेंशियल का मतलब क्या, जैसे देखिए इधर भी 100 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इधर भी आपका 50 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है ना। तो आपको लगे भाई ये प्लस है माइनस है तो करंट भाई ऐसे भागना चाहिए, यहाँ से करंट निकलेगा तो ऐसे निकलना चाहिए, यहाँ से तो ऐसे करंट निकलना चाहिए। तो भाई आप यहाँ पे जो भी एक्टिव सोर्सेस लगे हुए हैं ना उसको आप भूल जाइए। आपने अगर इसको ए नोड बोल दिया, फिर ये प्रिंसिपल नोड बोल दिया, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, जैसे मान लो यहाँ का पोटेंशियल वी है भाई, तो इसको मैं सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल बोलूंगा, यानी यहाँ पे जो है मेरा पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई है भाई। यानी अगर ये हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल का मतलब क्या, 100 से बड़ा भाई, यानी वीए जो है मेरा बड़ा है, यानी वीए का जो पोटेंशियल भाई बड़ा है 100 के मुकाबले। इसका मतलब क्या, ये मेरा हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब क्या, करंट मेरा हमेशा इधर से निकलेगा। क्लियर हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए 50, मतलब ये जो सोर्स है भाई इसके मुकाबले मेरा वीए क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। इसका पोटेंशियल अगेन हाई है, इसका मतलब क्या, अगेन ये हायर पोटेंशियल, इधर मेरा लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब इधर मेरा करंट बहेगा भाई, ठीक है। और अगेन ये मेरा हायर पोटेंशियल है, ये 0 वोल्ट है तो ऑटोमेटिक लोअर पोटेंशियल, नहीं यहाँ पे मेरा करंट बहेगा। कहने का मतलब क्या है भाई कि आपको केसीएल इक्वेशन लिखने में यहाँ पे ईजी हो जाएगा अगर इस तरीके से मानते, क्योंकि भाई देखिए इसको अपने हायर पोटेंशियल मान लिया तो सीधी सी बात है करंट जो होगा हमेशा इधर से बाहर की तरफ निकलेगा। समझ में आया। इसको मान लेते I1 है, ये मेरा I2 है, ये मेरा I3 है। तो अगर हम लोग केसीएल लिखते हैं एट नोड ए, ठीक है, यानी केसीएल एट नोड ए, तो भाई केसीएल क्या हो जाए, सारे के सारे आउटगोइंग करंट है, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए भाई, क्योंकि यहां से हम लोग को करंट बताना है, केसीएल का मतलब करंट होता है भाई, तो I1 इक्वल टू हम लोग जैसे करंट इक्वल टू क्या होता है भाई, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। समझ में आ रहा है बात को। तो अगर हम I1 की बात करें तो I1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। तो वोल्टेज क्या होगा, करंट कैसे बहता है, वोल्टेज डिफरेंस के कारण बहता है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर ये है और इधर वाले में देखिए भाई, इधर वाले में क्या है पोटेंशियल, सिर्फ और सिर्फ 100 वोल्ट है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे VA माइनस, यानी हायर पोटेंशियल माइनस ये वाला पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण तो वोल्टेज मतलब करंट बहता है ना। तो VA माइनस मतलब ये ओवरऑल वोल्टेज हो गया ऊपर में, ठीक है। I1 इक्वल टू V अपॉन Z था, तो V की जगह हम लोग लिया VA माइनस 100 और डिवाइडेड बाय जो भी हम लोग का इंपीडेंस है भाई। तो इस वाले ब्रांच में कौन सा इंपीडेंस है, 20 ओम है। क्लियर हुआ। अब बोलिएगा 20 ओम तो नीचे लगाओ भाई, देखिए यहां से लेके आते हैं पूरा एक ही ब्रांच है, तो रेजिस्टेंस आपका यहां लगा हो या फिर सोर्स के नीचे लगा हो, ये दोनों का इफेक्ट सेम होता है भाई, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे हो या फिर यहां पे हो। क्लियर हुआ। तो I1 का वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाले पता हो गया होगा आपको, ठीक है। I1 इक्वल टू V अपॉन Z, तो भाई हम लोग वोल्टेज डिफरेंस दे रहे हैं, हायर पोटेंशियल है मेरा लोअर पोटेंशियल। अब देखिए एक चीज और समझिए, कभी कभी वोल्टेज होगा ना यहाँ पे आपका VA प्लस 100 होगा भाई, ठीक है। यानी कब हम लोग माइनस लगाएंगे कब हम लोग प्लस लगाएंगे, इसका भी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्योंकि भाई इसको मैंने हायर पोटेंशियल बोला, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, समझे। और अगर आप ध्यान से देखें, इसको अगर हम लोगों ने हायर पोटेंशियल बोल दिया तो भाई ये जो 100 वोल्ट का सोर्स है इसका भी हायर पोटेंशियल यहीं पे लगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ भाई। समझ रहे बात को। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा, इसका मतलब क्या, अगेन आप आ जाइए भाई, अगर हम लोग सेल की बात करें, यानी टॉर्च वाला जो सेल होता है, तो इसमें हम लोग कैसे लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं ना भाई, एक का नेगेटिव फिर इसका पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो ये अगर हम लोग सेल से दिखाएं तो भाई एक नेगेटिव पॉजिटिव, इसका नेगेटिव पॉजिटिव, इसका अगेन नेगेटिव पॉजिटिव। यानी अगर ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे 6 वोल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। सारे वोल्ट यहाँ पे जुड़ जाते हैं भाई। लेकिन वही अगर आप एक सेल को फ्लिप कर देते हैं, इस वाले सेल को भाई मान लेते हैं इस तरीके से आपने पलट दिया, ठीक है, इस तरीके से लगा दिया प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाता है भाई, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़ेगा तो वहां पे आपका वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए भाई, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है ना, ये पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस होगा VA माइनस होगा भाई हमेशा, क्योंकि ये इस तरीके से कनेक्शन में लगे हुए हैं। क्लियर हुआ। वही अगर भाई मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके का होता, मान लेते भाई यहाँ पे आपका नेगेटिव दिया रहता और यहाँ पे अगर पॉजिटिव दिया रहता, तो ये क्योंकि भाई हमेशा हम लोग का हायर पोटेंशियल होगा, है ना, जो मेरा प्रिंसिपल नोड होगा वहाँ का वोल्टेज हम लोग हमेशा डिफॉल्ट में हायर पोटेंशियल लेंगे। ठीक है, इसका प्लस है और इसका फिर माइनस है, समझ में आया बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस तरीके जुड़ा हुआ प्लस माइनस, एक का प्लस है दूसरे का माइनस, यानी यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल जो है, फिर वोल्टेज डिफरेंस जो होगा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस बार जो है आपका ये हो जाएगा VA प्लस 100 एंगल 0 डिवाइडेड बाय जो इंपीडेंस है वो, समझे। तो कब हम लोग प्लस लिखेंगे कब हम लोग माइनस लिखेंगे ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग भाई स्टार्ट कर रहे हैं अपने नोडल एनालिसिस को। तीसरा मैं मिटा दे रहा हूं और इसको हम लोग पहले भाई स्क्रीनशॉट लेते हैं।
सिर्फ ये वाला चाहिए हम लोग को। ओके, डरना नहीं भाई, ठीक है। ये सब आप बस 3 से 4 आप लेक्चर देख लीजिए जो प्रोवाइड किया जाएगा कंटिन्यू, आपका भाई पूरा डर खत्म हो जाएगा, खासकर जो आपको नेटवर्क से लगता है। तो इसको सही करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग का ये प्लस था ना, एक्चुअल जो कनेक्शन था ये प्लस था और ये मेरा माइनस था। ओके, तो अभी हम लोग केसीएल लिख रहे हैं भाई। केसीएल एट नोड ए, ये मेरा नोड ए है और यहाँ का पोटेंशियल हम लोगों ने वी ए बोल दिया। तो हायर पोटेंशियल यानी यहाँ से करंट निकलेगा, इधर से भी करंट निकलेगा और इधर से भी करंट निकलेगा, यानी सारे आउटगोइंग करंट है। तो सबको जोड़ दीजिए आप, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 क्या होगा भाई, तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA, यानी यहाँ का पोटेंशियल माइनस इधर का पोटेंशियल, प्लस प्लस जुड़ा AB प्लस है तो माइनस 100 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका जो इम्पीडेंस है 20, यहाँ का इम्पीडेंस है ये ना। तो I1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई, कितना आया, VA माइनस 100 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 20 प्लस I2 की बात करता है। तो I2 क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा है, ये हायर पोटेंशियल है, इधर मेरा लोअर पोटेंशियल है, इसको उन्होंने 0 पोटेंशियल बोल रखा ना। क्या हो जाएगा आपका I2 इक्वल टू सीधे सीधे VA माइनस 0, क्योंकि भाई नीचे में 0 है, 0 वोल्ट है, ठीक है, 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो इम्पीडेंस है कितना है 10। तो भाई 0 लिखने का कोई तो मतलब ही नहीं बनता है ना, तो उसको आप सीधे सीधे क्या लिखिएगा, VA बटा 10 लिखिएगा, क्योंकि 0 वोल्ट लिखे क्या मतलब, कुछ नहीं है, 0 बटा 10 तो 0 ही आएगा भाई। तो सीधे हम लोग लिख देते हैं भाई VA बाय 10। ये प्लस कहाँ से आया, क्योंकि भाई यहाँ पे KCL लगाया ना, ये प्लस है, ये प्लस है, समझ गए बात को, इसलिए प्लस लिख रहे हैं हम लोग। I3 की बात करते हैं तो I3 देखिए भाई ये प्लस है, ये भी इसका प्लस है, इसका मतलब क्या है दोनों, यानी I3 की बात करें क्या हो जाएगा आपका VA माइनस होगा भाई इस बार, क्योंकि इसका भी प्लस उसका भी प्लस जुड़ा हुआ है, 50 एंगल 90 डिवाइडेड बाय 5। तो डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे VA माइनस 50 एंगल 90 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0। एक चीज और समझिए भाई, कल वाले सेशन में मैंने आपको जो जे ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई जे ऑपरेटर क्या बताता है, एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री का शिफ्ट बताता है ना, समझे। यानी आप कह सकते हैं भाई कि जे जो है ये 90 डिग्री के फेज शिफ्ट के बराबर होता है। क्लियर हुआ, कहीं पे भी जे लिखा हुआ भाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल 90 डिग्री के बराबर। वही अगर हम लोग का माइनस जे लिखा हुआ भाई, तो माइनस जे क्या होता है, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री शिफ्ट, तो क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, ऑलवेज माइनस लिया जाता है, यानी माइनस 90 डिग्री। तो माइनस जे जो है एंगल माइनस 90 के बराबर होता है भाई। क्लियर हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं भाई, मेरा इक्वेशन बन गया, उसको बस सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होगा। तो समझिए, सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं VA बाय 20, सबको अलग करके लिख रहा हूँ भाई, और एक ही स्टेप में, मतलब पहले सिर्फ और सिर्फ एक बार समझा रहा हूँ भाई, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 100 एंगल 0 बटा 20 प्लस VA बटा 10 प्लस VA बटा 5 माइनस 50 एंगल 90, और ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। सबको हम लोगों ने अलग अलग कर दिया भाई। अब आप देखिए कि भाई इसको आगे में कुछ नहीं तो 1 छुपाना है, यानी 1/20, तो 1/20 कितना होता है, 1/2 इंटू 10 कर सकते हैं हम लोग, 1/10। तो भाई 1/2 कितना होता है, 0.5, और एक 0 और आ जाएगा, 1/10 नहीं 0.1, यानी आ जाएगा 0.05। 1/20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, VA जैसा था वैसे का वैसे, यानी ये जो फ्रैक्शन में इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको काट देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5। और एंगल 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं भाई। जैसे देखिए एंगल 0 का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा ना 100 एंगल 0, तो भाई इसको अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो भाई इसमें सिर्फ रियल पार्ट ही होता है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। कैसे, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पता भाई ये पोलर फॉर्म में, इसको अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब देखना चाहता हूँ भाई कि इसके अंदर रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना, सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए भाई। तो हम लोग को पता है कि भाई इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये R एंगल थीटा में है ना भाई, इसको मेरे को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का पैटर्न क्या है, R इंटू कॉस थीटा प्लस J साइन थीटा, यही होता है ना, समझे। तो R तो मेरा 100 है भाई, कॉस थीटा कितना है, यहाँ पे एंगल, इसी को थीटा बोलते हैं, 0 प्लस J साइन 0। तो भाई देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, कॉस 0 1 हो जाएगा, प्लस
साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, यानी जे जीरो, तो जे जीरो यानी जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 100 इंटू 1 यानी 100 आएगा प्लस जे जीरो। देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट एग्जिस्ट करता है भाई, ठीक है ना। कहीं पे भी एंगल जीरो लगा हुआ है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट होता है, यानी इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 100 के बराबर लिख सकते हैं भाई। ठीक है, समझ में आया। तो वही है कि एंगल से आपको घबराना नहीं है। तो ये कितना हो गया, सीधे सीधे 5 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे एंगल जीरो लिखने का मतलब ही नहीं बनता भाई, क्योंकि अपने आप में रियल पार्ट है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये आपका 1/10, 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं। ये है आपका 1/5, 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 वी लिख सकते हैं भाई। इसको 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं ना 0.2, और वी वैसे का वैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो काट देते हैं 10 बार में, यानी -10, और ये हो जाएगा एंगल 90। और एंगल 90 नहीं लिखने का मन है भाई, तो एंगल 90 कितने के बराबर होता है, जे के बराबर होता है। उसको मैं जे से भी रिप्लेस कर सकता हूं, तो जो आपको बढ़िया लगे भाई, इक्वल टू 0। ठीक है, जे भी लिख सकते हैं, एंगल 90 भी लिख सकते हैं भाई। अब देखिए वी ए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो वी ए को मैं कॉमन ले रहा हूँ भाई। तो अगर आप वी ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.05, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस है, प्लस 0.1, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 0.2। अब देखिए ये वाला जो टर्म है, क्योंकि इसमें और इसमें वी ए नहीं तो उधर भेज देते भाई, इधर जाएगा तो प्लस 10 एंगल 90 हो जाएगा, और ये -5 है तो इसको हम लोग भेज देते इधर, +5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई इसको हम लोग को ऐड करना है, तो वी ए इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा आपका ये, और स्पीड बनेगा भाई, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना स्पीड बनेगा। ठीक है, अभी तो हम लोग सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, इसलिए इतना धीरे धीरे चल रहा है, नहीं तो भाई अब तक ये बन जाता कब का। ये हो जाएगा 10 एंगल 90 + 5, ऐसे कैसे रहने दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग भाई वी ए, हम लोग को वी ए चाहिए, ठीक है, वी ए का वैल्यू चाहिए हम लोग को, ठीक है, हो जाएगा 10 एंगल 90 + 5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये 5 + 10 एंगल 90, ओके, और ये आपका 0.35 आ जाएगा इधर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई ऊपर में क्या है, ऊपर में मेरे को एडिशन करना है, देख रहे दोनों ऐड करना भाई, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया था एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखें भाई, ये तो अपने आप में 5 ही रहेगा ना, रियल पार्ट है अपने आप में, प्लस इसका मुझे भाई क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये किस में है, पोलर फॉर्म में है ना, आर एंगल थीटा के फॉर्म में, इसको मेरे को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो इधर हम लिखते हैं 10 एंगल 90, है ना, ये है पोलर फॉर्म, इसको मुझे लाना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी a + j बीटा के फॉर्म में। तो भाई हम लोग को फॉर्मूला पता है, r ब्रैकेट में होता है cos थीटा + j sin थीटा, यही है फॉर्मूला। ये होता है r, ये होता है मेरा थीटा, समझे। तो r के जगह मैं क्या लिख दूं, 10, ये हो जाएगा cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 90 + j sin 90। इसको सॉल्व कीजिए तो भाई cos 90 0 हो जाएगा, प्लस j 1 हो जाएगा, और इधर आपका 10 वैसे का वैसे ही है, तो इसको करते हैं, तो रियल पार्ट तो 0 हो जाएगा, प्लस j 10 हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी इसका अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, j 10 मिलेगा भाई। ठीक है, 5 ऐसे का वैसे इसका हम लोगों ने किया तो j 10 आ गया 0.35, कोई दिक्कत। अब देखिए भाई, अब हम लोग, क्योंकि भाई ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो जोड़ नहीं सकते हम लोग, है ना, आप जोड़ नहीं सकते, इसका मतलब क्या, लेकिन नीचे में हम लोग को डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या। अब भाई इस फॉर्मेट को हम लोग क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में लेके जाएंगे भाई। ठीक है, आर एंगल थीटा के टर्म में लेके जाएंगे, और ये अपने आप में क्या है, आर एंगल थीटा के टर्म है ना, 0.35 एंगल इसका 0, कुछ नहीं तो एंगल 0 होता भाई, समझ में आया। तो इस वाले टर्म को आर एंगल थीटा में, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100, यह आ जाए आपका 11.18। ठीक है, इसका ऊपर में मैग्नीट्यूड आ गया 11.18, और एंगल कितना आएगा, एंगल के लिए देखिए tan इनवर्स 10/5 यानी 2 हो जाएगा ये, तो tan इनवर्स 2, ये आ जाएगा भाई 63.43, और नीचे में जो है 0.35, ऐसे कैसे रहेगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करना है, ठीक है भाई, ये इसका एंगल 0 है, इसको डिवाइड कीजिए, 11.18 डिवाइडेड बाय
0.35। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 31.94। और एंगल भाई ये तो इतना ही रहेगा ना, क्योंकि ऊपर में जीरो जाने कोई मतलब ही नहीं बनता। क्लियर हुआ? ये हो गया मेरा VA। ठीक है, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था ना, इसमें हम लोग का क्या निकला? VA कहाँ का पोटेंशियल है भाई? ये जो हम लोग का प्रिंसिपल नोड है यहाँ का पोटेंशियल हम लोग निकालिए। ये है मेरा VA। यहाँ पे कितना वोल्टेज आया? 31.94। एंगल कितना था? 63 पॉइंट समथिंग था ना, 63.43। अब देखिए भाई, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नोडल एनालिसिस में क्या करना पड़ता है, यहीं का पोटेंशियल निकालना होता है। ठीक है, यहाँ का एक बार पोटेंशियल निकालिए तो भाई आप I1, I2, I3 कोई भी मतलब कोई भी करंट निकाल सकते हैं भाई। क्योंकि देखिए I1 इक्वल टू क्या था? ये वैल्यू था। I2 इक्वल टू क्या था? ये था। I3 इक्वल टू क्या था? ये था। तो भाई I1 में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ क्या है? यही तो अननोन है। तो ये अननोन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया भाई। यहाँ पे वैल्यू डालिए, इसको फिर माइनस कीजिए और फिर डिवाइड कीजिए, 20 से आ जाएगा आंसर। समझ में आया? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपसे क्वेश्चन पूछा था I2 का वैल्यू, मतलब इस 10 ओम रेजिस्टेंस के बाद कितना आएगा। तो I2 इक्वल टू क्या है? I2 इक्वल टू क्या है भाई? VA बटा 10। तो VA कितना है आपका? 31.94। और एंगल कितना है आपका? 63.43। इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 एंगल 0 कुछ नहीं, तो भाई 10 एंगल 0 है ना। तो भाई इसको सॉल्व कीजिए, यानी ये हो जाएगा 31.94 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा 3.194 और एंगल हो जाएगा 63.43। लेकिन आंसर किस में दिया हुआ है? आंसर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ भाई, तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले आते हैं, क्या दिक्कत है? इसको भाई आप लिख लीजिए ऐसे, इधर लिखता हूँ, ये हो जाएगा, इसको लाना ना, तो ये इसका R है, यानी 3.194 और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। थीटा कितना है भाई? 63.43 प्लस j sin थीटा। यहाँ पे अगेन थीटा कितना है? 63.43। तो इसको आप सॉल्व करेंगे भाई, तो ये आ जाएगा आपका 3.194 इंटू cos 63.43, ये आ जाएगा आपका 1.42 प्लस इसको आप कीजिए 3.194 इंटू साइन 63.43, ये आ जाएगा 2.85 और यहाँ पे j लगेगा भाई, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट हो। ठीक है, ये आ गया हम लोग का। देखिए मैच कर गया ना, 1.4, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है भाई, j 2.8। तो इस तरीके से भाई आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए भाई, एक क्वेश्चन आपका ये है, जो हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना कल वाले सेशन में। कल वाले सेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया भाई, ये वाला देखिए, है ना, ये वाला, इसमें केवीएल लगा करके। तो ये कितना है फिगर? 17.2 है। इसके बाद आपका दूसरा कौन सा? 17.3, यानी ये भी आपका क्या एग्जाम्पल है। लेकिन भाई इसमें देखिए, इसमें क्या किया है, इसने केवीएल इक्वेशन अप्लाई करके लगाया है। इसमें केवीएल लगाया है, फिर इसमें केवीएल लगाया है, समझे? और केवीएल इक्वेशन लगा करके फिर यहाँ पे क्रैमर रूल से एक तरीके से अप्लाई किया है। तो भाई अब बच्चे थोड़ा ना है कि भाई क्रैमर रूल से एक तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे, इतना तामझाम करेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये सब एक तरीके से दिमाग में रखेंगे भाई। माइंड को बिल्कुल फ्री रखना भाई यहाँ पे, ठीक है? तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे किसी भी एसी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? खासकर अगर सिंपल नेटवर्क है तो। बाकी फिर कहीं कहीं थ्योरम भी अप्लाई करना पड़ता है भाई। लेकिन इस तरीके का अगर आपके पास नेटवर्क है तो भाई यहाँ पे हम लोग नोडल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर और कॉम्प्लिकेटेड भाई तो उसमें भी हम लोग नोडल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज बस आप लेक्चर देखते चले जाइए भाई। आप बस नोडल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। नोडल स्ट्रॉन्ग हो गया भाई तो डीसी नेटवर्क क्वेश्चन या फिर एसी नेटवर्क क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके ना? बाकी मेस क्या होता है, केवीएल क्या होता है ना, ऐसा सब भूल जाइए आप, सिर्फ नोडल के ऊपर काम कीजिए। तो इसमें भाई हम लोग अब केवीएल ना यूज करके, यानी जो बुक में सॉल्यूशन दिया उसको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग भाई अपना खुद का यहाँ पे नोडल अप्लाई करेंगे। ठीक है, नोडल एनालिसिस इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हम लोग का प्रिंसिपल नोड हो जाएगा। मान लेते हैं सी पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल मान वीसी है और ये हम लोग हमेशा हायर पोटेंशियल होगा भाई। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखें, और मुझे यहाँ पे भाई स्पेस भी तो बनाना पड़ेगा ना, इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं पहले, इसको हम लोग क्रॉप करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे देखिए भाई, इसको हम लोग हायर पोटेंशियल बोला, तो अब ये जो भी एरो ऐसा दिया हुआ ना बुक में, इधर जा रहा करंट, इसको भूल जाइए भाई। इसको जब आप अपना मतलब अपने हिसाब से फिर आपको यहाँ पे साइन दे रहा है, इसको हायर पोटेंशियल मान लीजिए, तो मेरा करंट इधर निकलेगा। जो भी आपका बुक में दिया उसको भूल जाइए आप। ये I1 मान लेते हैं, इधर मेरा मान लेते हैं I2 है, और इधर मान लेते हैं I3 है भाई। ओके, तो हम लोग यहाँ पे KCL अगर लिखें, KCL एट नोड C, तो भाई ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, क्योंकि सारे करंट आउटगोइंग होंगे भाई। तो यहाँ पे देखिए I1 का क्या होगा, I1 का क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या VC, क्योंकि VC मेरा हायर पोटेंशियल है भाई, ऑलवेज हायर पोटेंशियल मानेंगे इसको। VC माइनस 12 एंगल 0 डिवाइडेड बाई इधर का इंपेडेंस कितना है 10, प्लस है, यहाँ पे प्लस दे दिया हम लोगों ने साइन। I2 क्या ये, तो ये तो भाई रेफरेंस नोड होता है, जीरो पोटेंशियल है ना, तो भाई क्या हो जाएगा VC माइनस 0 डिवाइडेड बाई इधर का जो इंपेडेंस है कितना है J8 है भाई। और J8 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई J का मैंने आपको बताया कि भाई एंगल 90 के बराबर होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन भाई हम लोग J के फॉर्म में ही रहने देंगे। अभी जैसे J को मैं 90 से रिप्लेस कर रहा हूँ, 90 डिग्री के शिफ्ट से, नेक्स्ट सेशन में हम लोग J को ही रहने देंगे। अगर आपको J के साथ एक तरीके लेके चलना तो भाई उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो हर एक स्टेप में भाई थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक एक स्टेप करके हम लोग चलेंगे, हर एक टर्म को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो I2 हम लोग लिख लिया। अब I3 की बात करते भाई, तो यहाँ पे प्लस था तो प्लस दे दिया हम लोगों ने। I3 क्या हो जाएगा VC, यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो भाई हायर पोटेंशियल, ये भी हायर पोटेंशियल, तो माइनस हो जाएगा VC माइनस 6 एंगल 0। यहाँ का जो इंपेडेंस है कितना है आपका माइनस J4, और माइनस J को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई माइनस 90 डिग्री, समझ में आया। और इक्वल टू 0 है, तो ये मेरा इक्वल टू 0, यानी मेन मेरा यही इक्वेशन है भाई KCL। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को प्लस लिखना है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई देखिए हम लोग यहाँ पे सबको अलग अलग करते हैं, तो भाई VC बटा 10 माइनस 12 एंगल 0 लिखना मतलब नहीं भाई, इसमें सिर्फ रियल पार्ट ही होता है, मैंने समझा दिया आपको, बटा 10 प्लस VC बटा 8 एंगल 90 माइनस 0 तो लिखना मतलब ही नहीं भाई, यहाँ पे डायरेक्ट लिखे इसको, हटाइए यहाँ से। ठीक, 0 बटा 8 करा तो 0 ही आएगा, प्लस ये हो जाएगा VC बटा 4 एंगल माइनस 90 माइनस 6 एंगल 0 लिखना मतलब ही नहीं, क्योंकि रियल पार्ट है सिर्फ और सिर्फ इसमें, 4 एंगल माइनस 90 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब आते हैं आगे भाई, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/10 है, यहाँ पे भी तो 1/10 यानी 0.1 VC। फ्रैक्शन से हम लोग डेसिमल में जा रहे हैं भाई, ये कितना है 12 बटा 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1.2 हो जाएगा भाई, क्योंकि 0 तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 बटा 8 है, तो 1 बटा 4 कितना होगा 0.25 और फिर 4 से, यानी ये आ जाएगा आपका 0.125 VC। और ये एंगल ऊपर चला जाएगा, ये एंगल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 90। भाई ये एंगल को ऊपर भेजेंगे ना, समझ में आया। VC को तो हम लोगों ने रेफरेंस मारा, VC को हमेशा एंगल 0 के साथ दिखाइएगा, समझे। तो 1/8 का वैल्यू आ गया 0.125, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन था VC और ये 90 एंगल ऊपर जाए तो माइनस 90 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या है 1/4 है भाई, तो 1/4 का मतलब क्या 0.25 VC, और ये माइनस 90 के ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5, और ये हो जाएगा एंगल 90, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 0 हो गया। क्लियर हो गया? अब हम लोग भाई यहाँ पे VC, यहाँ पे VC, यहाँ पे VC कॉमन ले लेते हैं, तो VC कॉमन लेंगे तो भाई यहाँ बचेगा आपका 0.1, यहाँ पे बचेगा आपका प्लस 0.125, और यहाँ बचेगा प्लस 0.25। क्लियर हुआ? बाकी जो है भाई जैसे ये वाला टर्म है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.5 एंगल 90, और एक टर्म आपका ये है ना, तो इधर आ जाएगा तो प्लस, इसको फ्लिप करके लिखते हैं भाई, नहीं तो अलग ये एंगल में ऐड हो रखा है ये 1.2, इसको भेजेंगे उधर तो प्लस 1.5 एंगल 90। क्लियर हो गया? अब हम लोग भाई इसको ऐड करते हैं, इसको जब आप ऐड करेंगे 0.1 प्लस 0.125 प्लस 0.25, एक मिनट भाई कैलसी लेके आता हूँ। यहाँ भाई हम लोगों ने एंगल छोड़ दिया ना, कॉमन लेने के बाद देखिए
यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। जैसे यहाँ से हम लोगों ने वी सी लिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए वी सी अगर हम लोग कॉमन ले तो यहाँ बच गया 0.1, सही बात है। लेकिन यहाँ से जब वी सी आपने कॉमन लिया तो भाई बचा क्या है, ये साथ में एंगल भी तो है, एंगल छोड़ दिया ना हम लोगों ने। तो यही सब थोड़ा सा आपको ध्यान देना भाई, ये एंगल आ जाएगा आपका -90। क्लियर हो गया। फिर यहाँ से वी सी लिया कॉमन तो बचा है क्या 0.25 और एंगल आपको लिखना है यहाँ पे एंगल 90। अब सही है भाई। अब देखिए, अब हम लोग को भाई क्योंकि ऐड करना है तो भाई ये किस में है, ये आपका पोलर फॉर्म में, ये भी और ये भी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले, तभी तो एडिशन होगा। तो ये 0.1 वैसे ही वैसे अंदर है, प्लस इसको हम लोग करते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका 0.125 r और अंदर में होता है cos थीटा, थीटा के क्या लिखेंगे -90। और आपको पता होना चाहिए cos माइनस थीटा है तो भाई ये cos थीटा के बराबर होता है। इसमें माइनस साइन जो है डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस cos थीटा लिखे फिर cos थीटा लिखे भाई, समझे। और वही अगर हम लोग साइन माइनस थीटा की बात करें तो इस केस में क्या होता है, माइनस आगे आ जाता है भाई, समझे। जो एंगल के साथ जो माइनस लगा वो बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। तो अब देखिए कि भाई मैंने यहाँ पे क्या बताया, cos माइनस थीटा लिखिए या फिर cos थीटा लिखिए, बात बराबर है। तो उसको -90 ना लिख के इसको मैं 90 लिख देता हूँ भाई। क्लियर हुआ, क्योंकि अभी जस्ट बताया ना भाई cos -90, क्योंकि एंगल के आगे माइनस लगा हुआ, यहाँ पे तो एंगल के आगे माइनस लगा हुआ, तो सीधे सीधे क्या होता है cos 90 के बराबर होता है। तो इसको मैं सीधे सीधे cos 90 लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो r मतलब ये r हो गया cos थीटा प्लस j साइन, और यहाँ पे एंगल कितना है -90। क्लियर हो गया। और हम लोग को पता भाई साइन माइनस थीटा हो तो भाई माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस अगर मैं यहाँ से बाहर ले लूँ तो ये प्लस जो है ना ये माइनस बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा j साइन 90। क्लियर हुआ, छोटा ब्रैकेट दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने भाई इसका एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ब्रेक कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे ये प्लस 0.25 यहाँ पे हो जाएगा cos 90 प्लस j साइन 90। ओके, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, और इधर जैसे था वैसे का वैसे रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग भाई इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 0.1 प्लस cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो 0.125 0 माइनस j बचेगा सिर्फ, है ना, क्योंकि साइन 91 के बराबर होता है। तो रोल देखिए आगे करते हैं यहाँ पे, प्लस cos 90 अगेन 0 हो जाएगा, यानी 0.25, तो 0 प्लस j बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इधर था जो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखिए भाई VC इक्वल टू 0.1 प्लस क्या बनेगा, ये प्लस माइनस माइनस j 0.125, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा प्लस j 0.25। क्लियर हुआ। और आपको इतना ओपन करके नहीं लिखना, आप सीधे सीधे दिमाग में डालिए भाई, ये जो -90 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे -j लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए। तो ऑटोमेटिक क्या बना, यही तो बना -j 0.125, और ये एंगल 90 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, j लिख सकता हूँ ना, तो वही तो आया j 0.25। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग को हमेशा क्या करना है, j के फॉर्म में लेके चलना भाई, एंगल के फॉर्म में लेके नहीं चलना है, समझ में आया। यानी यहाँ पे जो हम लोग बार बार एंगल लेके चल रहे हैं ना इस तरीके से, तो एंगल लेके ना चल के सीधे सीधे क्या लिख देंगे, इसको j लिख देंगे। तो ये सब स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब समझ में आया कब हम लोग एंगल लेके चलते हैं, कब हम लोग j लेके चलेंगे, j का क्या महत्व है, j कितना ईजी कर देता है भाई। ये दो स्टेप हम लोग का बच जाता अगर हम लोग j के फॉर्म में लेके चलते तो। ठीक है, अब इधर जैसे है वैसे का वैसे ही चलेगा भाई। 1.2 प्लस 1.5 एंगल 90, तो भाई इसको एंगल 90 को अब सीधी सी बात है समझ में आ गया भाई, एंगल 90 को j 1.5 लिख सकते हैं हम लोग। नहीं बिलीव है तो भाई इसको आप देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तोड़िए। 1.5 ये हो जाएगा cos 90 प्लस j साइन 90, तो भाई 1.5 cos 90 0 होता है, प्लस j बचेगा ये, तो क्या बचा आपका 1.5 j ही तो बचा, समझे। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे ये सब। अब आते हैं आगे भाई, तो देखिए VC ये तो मेरा रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट तो भाई इसको हम लोग छूछा नहीं कर सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट देखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से इसमें घटाइएगा तो क्या बचेगा, प्लस j
0.125 बचेगा भाई। 0.25 में से 0.125 माइनस करेंगे तो भाई ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है तो साइन बड़ा का ही रहेगा यहाँ पे, प्लस 1.2 प्लस J 1.5। अब भाई हम लोग को VC का वैल्यू चाहिए ना, नोड का पोटेंशियल चाहिए, तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 प्लस J 1.5, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.1 प्लस J 0.125। अब देखिए हम लोग यहाँ पे डिवीजन करना भाई, तो सीधी ही बात है, डिवीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होता है, ये दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इसका मतलब क्या, हम लोग को यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, √1.2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एंगल tan इनवर्स 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2 एंगल बनेगा। नीचे का भी उसी तरीके से 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.125 का स्क्वायर, ये रूट हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल आ जाएगा tan इनवर्स इसका लेके चलना ना, कितना है आपका ये 0.125 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है भाई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो भाई ये वैल्यू आएगा, ऊपर में जो वैल्यू आएगा, एक मिनट, देखिए ये आ जाएगा आपका 1.920, एंगल आएगा आपका 51.34, और नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं 0.160, एंगल आ जाएगा 51.34, ठीक है। ये आ गया VC। अब दोनों पोलर फॉर्म में है तो भाई इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे तो भाई आ जाएगा आपका 12, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी एंगल 0 आएगा, तो VC आ गया मेरा 12 एंगल 0 भाई। VC का जो वैल्यू आया ये आ गया, इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, VC का वैल्यू आ गया 12 एंगल 0, यानी ओवरऑल 12 ही लिखेंगे इसको, यानी रियल पार्ट होता है अपने आप में, ओके। तो हम लोग से क्या पूछा था, यूजिंग किरचॉफ्स फाइंड द कैपेसिटर के क्रॉस का करंट पूछना ना, I2 आपको बताना भाई। तो I2 का हम लोग का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू देखिए क्या है, ये वाला है ना, ये है ना I2, ये ना भाई, एक मिनट, I2 ये है ना, इसको हम लोगों ने इधर I1 माना था, ठीक है, इसको I2 माना था, और इसको I3, यानी बुक के टर्म में I2, लेकिन हम लोग के टर्म में कौन सा I3, यानी इधर का करंट बताना। तो इधर का करंट क्या हो जाएगा, VC माइनस ये वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका -J4, है ना, इसी को यही मेरा I2 या फिर I3 जो बोलना है, ठीक है भाई। तो VC का वैल्यू मेरे को पता चल गया, VC कितना है आपका 12 माइनस यहाँ पे 6 है डिवाइडेड बाय -J4 भाई, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 एंगल 0 है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और -J4, तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, J को ऊपर लेके जाते हैं भाई, या फिर इसको एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, 6 एंगल 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और -J को हम लोग -90 डिग्री लिख सकते हैं, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और इसको काट दे 3/2, तो यानी 1.5, और ये एंगल ऊपर चला जाएगा 90, यानी 1.5 एंगल 90 आएगा इसका करेक्ट आंसर भाई। अगर आप बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं तो यही सेम चीज़ जो है आपका केवीएल इक्वेशन लगा करके सॉल्व किया गया भाई। देखिए यहाँ पे यही है ना, I2 का वैल्यू 1.5 एंगल 90 एम्पियर। तो इतना तामझाम नहीं करना भाई, हम लोग को सीधे सीधे नोडल पे ही एक तरीके से रिलाई करना है, और एक बार आपने स्पीड पकड़ लिया, अभी तो बेसिक चल रहा है सब, धीरे धीरे स्पीड बिल्डअप हो जाएगा, डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हो भाई, फिर आपको AC नेटवर्क से कभी भी आपको डर नहीं लगेगा।